सो दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है यार ऑडिट बड़ा ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं सीए की जो पढ़ाई होती है इसमें कुछ खास मसाला नहीं होता। तो आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सी मसालेदार केस स्टडी लेके आया हूँ। इस केस स्टडी में सर क्या है, मैंने कहा इस केस स्टडी में आपके थोड़े से इनकम टैक्स की चीजें रिवाइज हो जाएंगी। इस केस स्टडी में आपका सीए फाइनल का एक टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स वाला, वो रिवाइज हो जाएगा एंड ट्रस्ट मी काफी मजा आएगा। सो दोस्तों, विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद दिस केस स्टडी। एंड केस स्टडी पे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको प्रोविजंस रिवाइज कराऊंगा विच विल मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस केस वेरी इजी फॉर यू। प्लस अगर आप चाहते हैं ऐसे और इनिशिएटिव्स हमारी तरफ से आपके लिए आए तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। प्लस यूट्यूब ने एक नया बटन दिया है हाइप करने वाला, तो मेक श्योर आप उसको हाइप भी कर दो, ठीक है सर। अब दोस्तों एक बात समझना, आप एक क्लॉज पढ़ते हो मेरे साथ प्रोफेशनल एथिक्स में, क्लॉज 2 पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। सर ये किसकी बात करता है? जो हमारा पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल है वो बात करता है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अदर मिसकंडक्ट। अब ये अदर मिसकंडक्ट क्या कहता है सर? अगर काउंसिल के ओपिनियन में आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी है जिससे हमारे सीए का या सीए इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम होता है, सीए प्रोफेशन या सीए इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम होता है, तो आपको कहीं ना कहीं अदर मिसकंडक्ट में गिल्टी ठहरा दिया जाएगा। तो ये कहता है इफ इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल यू आर ब्रिंगिंग डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन और द इंस्टीट्यूशन। क्यों हो रहा है ये डिसरिप्यूट? बिकॉज ऑफ योर एक्शन। अब फर्क नहीं पड़ता वेदर और नॉट इट इज रिलेटेड टू प्रोफेशनल वर्क, यानी आपके किसी भी एक्शन की वजह से अगर हमारे इंस्टीट्यूट या हमारे प्रोफेशन का नाम बदनाम होता है तो आप क्लॉज 2 पार्ट 4 में गिल्टी पाए जाते हो। इसी के साथ ये आपको एक छोटी सी बात बोलता है कि एक सीए को हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी मेंटेन करने चाहिए। हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी यानी इंटीग्रिटी का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, ठीक है। हमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, ऑनेस्ट रहना है, किसी भी गलत रिपोर्ट के साथ एसोसिएट नहीं होना। ये जो इंटीग्रिटी है ये आपको अपने पर्सनल अफेयर्स में भी मेंटेन करनी है। एंड अगर आपने इसके हल्का भी डेविएट किया, if there is any deviation from the same even in non professional work, that will expose him to disciplinary action। तो ये कहां लिया हुआ है सर? ये दे रखा है हमारे क्लॉज 2 पार्ट 4 ऑफ अवर फर्स्ट शेड्यूल, वहां पे ये पूरी की पूरी बात कह रखी है। अब एक बात बताओ सर, अगर हम यहां पे गिल्टी हो गए तो हमारे साथ क्या होगा? तो इसकी बात हम यहां पे डिस्कस करते हैं इन द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। कि मान लो अगर किसी को भी ऐसी कोई चीज दिखती है कि यार एक सीए अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, ठीक है, एक सीए ऐसा कुछ कर रहा है जिससे प्रोफेशन की बदनामी हो रही है, तो वो क्या कर सकता है? वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अंदर आपकी कंप्लेंट फाइल कर सकता है विद प्रॉपर फीस टू डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट। यानी जो हमारा डीडी है डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, उसके पास जाके वो कंप्लेंट कर सकता है विद प्रॉपर फीस। अब जैसा मैंने बताया क्लॉज 2 पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल वो यहां पे आ जाएगा। तो अगर डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट को भी लगता है कि हाँ आप गिल्टी हो सकते हो एंड ये फर्स्ट शेड्यूल का केस है, तो वो कहां जाता है? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास। ही गोज टू द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एंड अगर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को लगता है आप गिल्टी हो तो वो आपके साथ ये 3 चीजें कर सकता है। पहली चीज है रेप्रिमांड द मेंबर। रेप्रिमांड द मेंबर मतलब उससे कान वगैरह पकड़वाया, बुलवाया, सॉरी बोलो, ठीक है, उठक बैठक करा ली तो रिप्रिमांड करा लिया। या फिर ये आपका नाम रिमूव कर सकता है फ्रॉम द रजिस्टर फॉर 3 मंथ्स, यानी 3 महीने तक आप कोई भी सीए वाला काम नहीं कर सकते। जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है सीए का, वहां से आपका नाम 3 महीने के लिए रिमूव कर सकते हैं। प्लस ये आप पे फाइन भी लगा सकते हैं अप टू ₹1,00,000। जो इनको ठीक लगेगा वो चीज ये कर सकते हैं। मिनिमम आपको रेप्रिमांड कर सकते हैं, मैक्सिमम ये तीनों चीजें आपके साथ कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? आती है सर। अब आ जाओ थोड़ा केस के बारे में समझते हैं चल क्या रहा है। ये एक ऐसी चीज है जो शायद आपने आसपास अपने कंपनीज में भी देखी हो, अपनी फर्म्स में भी देखी हो। यानी जो भी इंप्लॉयज होते हैं ना, वो मोस्टली ये गड़बड़ अक्सर ऐसा है कि करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक है। इवन व्हेन आई वाज अ एम्प्लॉय, मैंने भी अपने आसपास इस चीज के बारे में होते हुए देखा है, सुना है। इवन आई हैव हर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड आई एम श्योर मैनी ऑफ यू विल फाइंड इट रिलेटेबल। क्या है सर ये? 2 फरवरी 2021 की बात है। 3 पॉलिटिकल पार्टीज थी, 2 चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स थी। कहां पे? अहमदाबाद में, अहमदाबाद। यहां पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा। सर इनकम टैक्स का छापा क्यों पड़ा? क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे थे? ये अकोमोडेटिंग एंट्रीज दे रहे थे। ये कहीं ना कहीं लोगों को अकोमोडेटिंग एंट्रीज दे रहे थे, जिस वजह से लोग क्या कर रहे थे? सर इनकम टैक्स में आपको आइडिया रहेगा, एटीजी के अंदर जो भी आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन करते हो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है। ऐसी एटीजीजीबी और जीजीसी क्या करते हैं? ये आपको पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशंस की डिडक्शन देते हैं। बट सर ये डिडक्शन कब मिलती है? जब आप प्रॉपर अकाउंट पे चेक वगैरह से पेमेंट वगैरह करते हो। तो लोग क्या करते हैं ना, जनरली जो भी इंप्लॉयज होते हैं, देखो मैं बताऊं ना, हमारा देश का जो इंप्लॉय वाला वर्ग है,
ठीक है, जो एम्प्लॉय वाला क्लास है, इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर इनका बहुत कटता है। क्या कटता है? टीडीएस कटता है। ठीक है, इनका बहुत टीडीएस कटता है, यानी इनके पास सैलरी पूरी आती ही नहीं है, उसमें से 30-35% क्या होता है, निर्मला ताई पहले ही कटवा लेती है। एम्प्लॉयर को बोल रखा है कि भाई जब भी इनको सैलरी दो तो इनको अच्छे खासे टीडीएस काट के दो। तो इनका क्या होता है ना, जितनी 100% इनकम होती है उस पे 100% इनकम पे पूरा बेचारा टैक्स लग जाता है। तो इनके पास इकलौता तरीका, इनके पास कोई डिडक्शन मिलती नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि घर के जो मेरे खर्चे हैं, बिजली के, गैस के, वो सब मैं एक्सपेंस क्लेम कर दूं। नहीं, बिजनेस वाला कर सकता है ये सब एक्सपेंस क्लेम, बट एम्प्लॉय बेचारा एक्सपेंस क्लेम ही नहीं कर पाता। तो ये क्या करते हैं ना यार, ये कोशिश करते हैं कि कहीं कहीं से हम डिडक्शन लेके आए। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, जनरली ये लोग एचआरए की डिडक्शन क्लेम करते हैं, जो हाउस रेंट अलाउंस वगैरह रहता है। ठीक है सर, इसके अलावा रहते नहीं है रेंट पे, रहते अपने घर में ही होंगे, बट कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन क्लेम करते हैं। दूसरी डिडक्शन जो बहुत कॉमन है, जो बहुत ज्यादा ये माल प्रैक्टिस कॉमन है, वो है ये पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन की डिडक्शन और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के डोनेशन की डिडक्शन। इसमें क्या होता है, मान लो एक सैलरीड एम्प्लॉय है जिसका नाम है लेट से पप्पू। ठीक है सर, पप्पू क्या करता है, 100 रुपए 100 रुपए का बैंक ट्रांसफर करता है टू अ टाइम पास पॉलिटिकल पार्टी। इसका नाम टाइम पास क्यों, अभी आपको पता चलेगा। ये 100 रुपए ट्रांसफर करता है टू अ टाइम पास पॉलिटिकल पार्टी। एंड पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है ना, इसके पास ढेर सारा कैश वगैरह रखा होता है। ठीक है, इसके पास अच्छा खासा कैश वगैरह रखा होता है, क्योंकि अगर आपको एक ध्यान रहे थोड़ा बहुत, जितनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं या ये पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इनकी काफी हद तक इनकम जो होती है ना वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो दोस्तों, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा था कि मैं एक बार एक एक्सपर्ट की गाइडेंस ले लूं। तो मुझे जानना था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह पैसा ले लेते हैं जो बैंक में, ये इजीली कैसे ट्रांसफर कर पा रहे हैं, इनकी इनकम पे टैक्स नहीं लगता क्या? तो हमारे साथ हैं अभी टैक्स एक्सपर्ट बीबी सर। सो बीबी सर, आप वीडियो में हो ठीक है, एक बार सर यस पीपल बोल दो ना। कैसे सर? मैं बहुत बढ़िया सर। हाँ, यस 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 पीपल टू एवरीवन। सो सर, पॉलिटिकल पार्टी की जब आप बात कर रहे हो तो यस यार, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियन ही तो लॉ बनाते हैं, और जब पॉलिटिशियन लॉ बनाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टी की इनकम तो थोड़ी टैक्सेबल कराएंगे, दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट। पॉलिटिकल पार्टी के शुभ सर है ना, सिर्फ एक ही इनकम टैक्सेबल होती है, बिजनेस की। अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई बिजनेस करना चालू कर दे, ओके, जैसे मान लो बीजेपी ने कुछ नमो चाय के कैफे लगा लिए करके, ठीक है, और वो चाय बेच रहे, तो वो टैक्सेबल होगी सर, बाकी तो सब एग्जेम्प्ट है। और सर क्या ऐसा चैरिटेबल इनके साथ भी है क्या, इंस्टीट्यूशंस के साथ भी? सर चैरिटेबल और रिलीजियस दोनों ही करके, ठीक है, जो चैरिटी का काम करते हैं एज वेल एज जितने अपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वगैरह है, इनकी सबकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है सर। ओल्ड ओके, इनकम टैक्स एक्ट जो था 1961, उसकी सेक्शन नंबर 11 और 12 जो होती है उसमें पूरी एग्जेम्प्ट होती है सर। गॉट इट सर, गॉट इट सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सो दोस्तों, आपको ये बात तो पता चल गई कि अगर 100 रुपए पॉलिटिकल पार्टी ने रिसीव करें तो ये कहीं ना कहीं इसके एग्जेम्प्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये इसको पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन दिखाएगी, ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अब ये क्या करती है ना, ये इस पैसे को विड्रॉ कर लेती है, ये इस पैसे को विड्रॉ कर लेती है, इस पैसे का कैश बन जाता है। एंड जो हमारा ये प्यारा क्यूट सा पप्पू है, ये इसको 95 रुपीज कैश में दे देती है। अब सर एक बात बताओ, पप्पू 100 रुपए दे के 95 कैश में क्यों ले रहा है? क्योंकि भैया एक बात समझना, जो ये 100 रुपए देता है इसको अपने इनकम में डिडक्शन मिल जाती है, इसको 100 रुपए पे टैक्स नहीं देना पड़ता। तो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मान लो इस पे इसने 30 रुपीज बचा लिए। ठीक है, अगर ये 100 रुपए इसकी इनकम दिखती तो इसको 30 रुपीज का टैक्स देना पड़ता। हाँ सर, अब क्योंकि इसने 100 रुपए एज अ पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन दिखाई तो अब इसको 30 रुपीज तो नहीं देने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में क्या करता है, चलो ठीक है मैं 95 लेके रेडी हूं भाई, 30 रुपीज ना देके अगर इसका 5 रुपए देके काम चल रहा है तो ये तो खुश होगा ना, इसकी तो 25 की सेविंग हो गई। हाँ सर, इसकी 25 की सेविंग हो गई। तो ये क्या करता है, ये 100 रुपए देके 95 ले लेता है, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जो कैश मिलेगा ये कैश कहीं ना कहीं यूज कर लेगा। अब एक बात समझना सर, ये पप्पू और पॉलिटिकल पार्टी को मिलाया किसने? मैंने कहा इनको मिलाया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, जिसने इस कमीशन का भी 0.25% रख लिया। यानी 5% अगर कमीशन पॉलिटिकल पार्टी ने काटी है तो ये जो 5% कमीशन थी उसका भी आप कह सकते हो थोड़ा सा परसेंटेज इस सीए ने रख लिया। एंड ये जो बात थी ना, ये बात पता चल गई, पता है किसको? पद्मिनी जी को। हमारे केस में एक करेक्टर है, इनका नाम है पद्मिनी जी। पद्मिनी जी को ये बात पता चल गई, हु इज द डायरेक्टर इन इनकम टैक्स, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इन्होंने देखा यार, ये जो हमारा टैक्स भाई, इनकम टैक्स अथॉरिटी को क्यों मिर्ची लगेगी? सर इनकम टैक्स अथॉरिटी को मिर्ची इसलिए लगी ना क्योंकि इनका तो 30 रुपए का टैक्स चला गया, इनको तो 30 रुपए का टैक्स मिला ही नहीं इस चक्कर में। हाँ सर, और पॉलिटिकल पार्टी और पप्पू मजे कर रहे हैं। तो
और करवा कौन रहा है? मैंने कहा सीए करवा रहा है। तो ये जब बात पद्मिनी जी को पता चली कि सीए की वजह से उनका 30 रुपए का इनकम टैक्स जा रहा है हर 100 रुपए पे, इन्होंने जाके कंप्लेंट कर दी। इन्होंने जाके शिकायत, वो होता था ना छोटे छोटे बच्चे गड़बड़ करते तो उनकी मम्मी को शिकायत कर देते, हाँ सर ऐसी आईसीआई क्या है, मदर बॉडी है, तो अगर कोई सीए गड़बड़ करता है तो हम मदर बॉडी को कंप्लेंट कर देते हैं। तो पद्मिनी जी क्या करती है, ये जाती है अपने वही डीडी के पास, डायरेक्टरेट डिसिप्लिन, और कंप्लेंट करती है सीएन प्रैक्टिस के खिलाफ कि भाई ये काम खराब कर रहा है। अब क्योंकि डायरेक्टरेट डिसिप्लिन को लगा अगर इस तरह की चीजें होंगी तो इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम होगा, काउंसिल का नाम बदनाम होगा, इट इज अदर मिसकंडक्ट, तो ये बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास ले गया। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी कोई फर्स्ट शेड्यूल का केस होगा तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जाएगा। यस सर। तो ये क्या करता है, ये बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जाता है एंड बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने इस बंदे को गिल्टी ठहरा दिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि अगर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप इस तरह की चीजें कर रहे हो, इट इज अ अदर मिसकंडक्ट, सो यू विल बी गिल्टी अंडर क्लॉज 2 पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। इसको अदर मिसकंडक्ट में गिल्टी ठहराया। मैं आपको एक बार ऑर्डर की कॉपी भी दिखा देता हूं, कंक्लूजन ऑफ द ऑर्डर। दस इन द कंक्लूजन, in the considered opinion of the board यानी board of discipline, respondent यानी CA in practice is held guilty of other misconduct under clause 2 part 4 of first schedule। अब आपके मन में चल रहा होगा सर मैंने कहा क्या, इनमें से कौन सी पनिशमेंट मिली? क्या इसको रेप्रीमांड किया, क्या इसका नाम 3 महीने के लिए हटा दिया, या इसके ऊपर 1 लाख का फाइन लगाया? सो टू योर सरप्राइज, टू योर शॉकिंग सरप्राइज, ना तो 3 महीने के लिए नाम हटाया, ना 1 लाख का फाइन हटाया, सिर्फ इसको डांट के छोड़ दिया। ठीक है, सिर्फ इसको डांट के छोड़ दिया, उठक बैठक वगैरह करा के छोड़ दिया। एंड दिस इज हाउ द केस गॉट रैप्ड अप, दिस वाज द ऑर्डर। इन्होंने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस केस में ना तो कोई रीअसेसमेंट करी है, ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन लिया। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद इस केस को हल्के में लिया है। तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस केस को हल्के में ले रहा है तो हम भी ज्यादा टाइट कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम भी सिर्फ डांट के छोड़ रहे हैं, हम भी सिर्फ रेप्रीमांड करके छोड़ रहे हैं। तो सर अगर मैं इस छोटी सी केस स्टडी को कंक्लूड करूं, आई एम वेरी हैप्पी, 12 मिनट में हमारा पूरा केस निपट गया। अगर मैं इस चीज को कंक्लूड करूं तो मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगा, अगर आपके आसपास कोई ऐसे दोस्त हैं जो इस तरह की फेक पॉलिटिकल पार्टी या चैरिटेबल डोनेशंस वगैरह करके, ठीक है, अपनी वाइट की इनकम को ब्लैक में कन्वर्ट कर रहे हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा, आजकल ये पॉलिटिकल पार्टीज पे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पे, ये जो लल्लू पार्टीज हैं और लल्लू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन पे छापे पड़ने शुरू हो चुके हैं। एंड जब इन पे छापा पड़ता है, इनके रिकॉर्ड सीज करे जाते हैं, तो जो भी इनके डोनर्स हैं उनको ट्रेस करना शुरू किया जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज भी पकड़ी जाती है, डोनर्स भी पकड़े जाते हैं, और इनकी ट्रांजेक्शन कराता हुआ कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई और प्रोफेशनल भी कहीं ना कहीं फंस सकता है। तो दोस्तों अगर रात को चैन की नींद सोना चाहते हो तो प्लीज इस तरह की चीजें अवॉइड करके चलो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, मन करता होगा कि यार क्या करेंगे टैक्स देके, देश में कोई डेवलपमेंट तो होती नहीं या कुछ भी नहीं हो। मैं कहता हूं देश की अभी के लिए छोड़ो, अपनी सोचो। ठीक है, वैसे ही दिमाग में इतना स्ट्रेस रहता है, काम का इतना स्ट्रेस रहता है, परेशानियां इतनी रहती हैं, इस सब के बीच मुझे लगता है कि अगर आप एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हो, तो मुझे लगता है टैक्स देना चाहिए। ठीक है, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने स्ट्रेस फ्री जीवन के लिए टैक्स देना चाहिए। बिकॉज जब इस तरह के केस में फंसते हैं ना, अल्टीमेटली रातों की नींद खराब हो जाती है। ठीक है, इस तरह की दिक्कतें, अब सोचो ना, जिस सीए को, जो सीए फंसा होगा वो बेचारा खुद भी परेशान, उसकी फैमिली भी परेशान, जो पॉलिटिकल पार्टी फंसी उसके लोग भी परेशान, उनकी फैमिलीज भी परेशान, जो डोनर था वो भी परेशान, उसकी फैमिली भी परेशान, कितने लोग परेशान हो जाते हैं। सो आई थिंक टैक्स दे देना चाहिए, जस्ट फॉर योर इनर शांति, योर इनर पीस। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो, बिकॉज दैट विल मोटिवेट मी टू शेयर मोर सच केस स्टडी बेस्ड अमेजिंग वीडियोस फॉर यू। एंड बाकी और इस तरह की वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड यस खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो। टेक केयर ऑल ऑफ यू।